कारोबार करने के दौरान कारोबार की पूरी लाइफ में डिफरेंट सिचुएशंस डेवलप होती रहती हैं जो कि बिजनेस मैनेजर्स को मुख्तलिफ डिसीजंस लेने पर मजबूर करती हैं ताकि वो अपने सर्वाइवल का कारोबार को जारी रख पाने का कोई रास्ता निकाल पाए। इन्हीं में से ही एक है बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी कारोबारी जत्थे। बिजनेस कॉम्बिनेशन बेसिकली एक हल है कारोबार के अंदर आने वाले मुख्तलिफ मामलात से लड़ने का। जब भी ये कॉम्बिनेशन तैयार किया जाएगा ये कॉम्बिनेशन हमेशा एक वॉलेंट्री कॉम्बिनेशन होता है, यानी मुख्तलिफ इदारे मिलकर कारोबार को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इनका ये मिलना मुख्तलिफ मकासद की वजह से हो सकता है कि ये मुख्तलिफ इदारे अपनी मार्केट के अंदर मोनोपोली कायम करना चाहते हों, या हो सकता है कि ये अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हों, या ये भी हो सकता है कि ये एक दूसरे की एक्सपर्टीज से फ़ायदा उठाना चाहते हों। तो मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं इस कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन से मुराद है मुख्तलिफ कारोबारों का आपस में मिल जाना। अब ये जो कारोबार आपस में मिलेंगे ये हो सकता है बिल्कुल ही सेम किस्म का काम कर रहे हों और ये आपस में एक दूसरे से मिल जाएं, या ये भी हो सकता है कि ये डिफरेंट किस्म का काम कर रहे हों लेकिन किसी खास वजह की बिना के ऊपर ये एक दूसरे से अब मिलकर कारोबार करना चाह रहे हो। वजह कोई भी होगी, जब भी एक से ज़्यादा कारोबार 2-3 मिल जाएंगे और कारोबार को शेयर करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे की एक्सपर्टी को, रिसोर्सेज को शेयर करना शुरू कर देंगे, प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन शेयर करना शुरू कर देंगे, तो इसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन कहेंगे। और इसको मजीद तफसील से अब जानने की कोशिश करते हैं। व्हेन अ वॉलंटरी एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब मिल जाना, वॉलंटरी रजाकाराना तौर के ऊपर एक दूसरे की बिल्कुल हिमायत के साथ ऐसा काम होगा, इज टू अचीव कॉमन गोल्स, और इसका मकसद होगा एक कोई खास गोल मकसद हासिल करना है। टू एंजॉय द मोनोपोली एडवांटेज, इसका एक और मकसद मोनोपोली यानी इजारादारी कायम करना भी हो सकता है। दैट सॉर्ट ऑफ इनिशिएटिव, इस किस्म का काम बिजनेस कॉम्बिनेशन यानी बिजनेस जत्थे कहलाता है। द कॉम्बिनेशन में बी फॉर्म बाय रिटन और ओरल एग्रीमेंट, ये जो भी कॉम्बिनेशन होगा ये लिखकर भी हो सकता है और ये जबानी भी हो सकता है। समटाइम्स फर्म्स डिसाइड टू मर्ज देमसेल्फ इनटू वन यूनिट, कभी ऐसा होता है कि जो इदारे हैं वो मिलकर एक यूनिट बना लेते हैं और फिर कारोबार करते हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन इज टू अचीव कॉमन इकोनॉमिक वेलफेयर, ताकि जो भी इस कॉम्बिनेशन के मेंबर्स होंगे वो अपनी फलाह के लिए, एक मखसूस फलाह के लिए, ये फलाह प्रॉफिट भी हो सकता है, ये फलाह एक्सपर्टी हासिल करना भी हो सकता है, इसको हासिल करना कॉम्बिनेशन का बुनियादी मकसद होता है। बट इट इज कंसीडर्ड टू बी अनलॉफुल, लेकिन कुछ जगह होती हैं जहां ये अनलॉफुल भी समझा जाएगा। और ये कब गैर कानूनी होगा? ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स इज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, कि जब ये कॉम्बिनेशन इसलिए बनाया जा रहा हो कि उससे अवाम के मफाद को नुकसान हो रहा हो, तो ऐसा कॉम्बिनेशन गैर कानूनी तस्वुर किया जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन परमानेंट भी होते हैं और टेम्परेरी भी होते हैं, यानी ये भी हो सकता है कि दो इदारे हमेशा के लिए मिल जाएं, या ये भी हो सकता है कि ये कुछ टाइम के लिए आपस में एक दूसरे के साथ एक गठजोड़ बना लें, कॉम्बिनेशन कर लें, एक टाइम पीरियड तय कर लें और फिर इसके बाद अलग-अलग होकर अपना काम शुरू कर दें। बिजनेस कॉम्बिनेशन की मुख्तलिफ टाइप्स हो सकती हैं। पहले हम इसकी टाइप्स देखेंगे, फिर हम इसकी फॉर्म्स देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन को हम ब्रॉडली दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, एक है हॉरिजॉन्टल और एक है वर्टिकल। इसके अलावा भी अभी हम देखेंगे, और लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर हम इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कॉम्बिनेशन में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन किसे कहते हैं? कारोबारों का ऐसा मिलना जो एक ही किस्म का काम कर रहे हो। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन comes into being when units carrying on them same trade or pursuing the same productive activity joining together with a common end in a view, यानी जब बिल्कुल सेम काम कर रहे हों तो उस, और अगर इनका मिलाप हो जाए तो इसको हम हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहते हैं, जिसका हमने अभी कुछ अरसे पहले भी हमने देखा कि जब फेसबुक, जो कि एक इदारा है, एक बिजनेस है,
इसने इंस्टाग्राम को परचेज किया, इंस्टाग्राम के हुकूक हासिल कर लिए, तो फेसबुक और इंस्टाग्राम मिल गए। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑलमोस्ट एक ही किस्म का काम कर रहे हैं, तो इनका ये मिलना हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। और बिल्कुल इसी तरीके से 2006 में डिज्नी ने एक्वायर किया था पिक्सार को, तो ये भी हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन की एक एग्जांपल है। हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन के अंदर जैसा बताया कि सेम इदारा काम कर रहा होगा, यानी देखिए एक ए इदारा है जो कि शुगर मिल है, बी इदारा है शुगर मिल है, सी इदारा है शुगर मिल है, डी ई ये सब शुगर मिल है, और ये अब मिल रहे हैं आपस में। तो जब ये मिल जाएंगे तो जो चीज बनेगी उसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन। The intensity of the competition is naturally reduced when several units competing in the same line of business join together. इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा ये कि जो मुकाबले की फजा है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो सेम काम कर रहे थे, एक दूसरे से compete कर रहे थे, वो सब आपस में अब मिल गए। तो अब जब मिल गए हैं तो फिर जाहिर सी बात है कंपटीशन खत्म हो जाएगा। इसकी मिसाल हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि पाकिस्तान में जो मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल ऑपरेटर्स लाइक मोबिलिंक है, टेलीनॉर है, यूफोन है, अब ये हैं जो आपस में compete कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मिल जाएं और कहें कि हम सब मिलकर कारोबार करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? हॉरिजॉन्टल कॉम्बिनेशन कहलाएगा ये। The combination units can well take advantage of various economic associated with a large scale production by making common purchase. और जब ये जाहिर सी बात है इदारे मिल जाएंगे तो फिर ये लार्ज स्केल प्रोडक्शन के जो फायदे होते हैं वो सारे के सारे उठाना शुरू करते हैं, क्योंकि अब इनकी प्रोडक्शन जो है वो बेइंतहा बढ़ जाएगी। नेक्स्ट इज वर्टिकल कॉम्बिनेशन। नाउ वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? वर्टिकल कॉम्बिनेशन में होगा ये कि एक ही इंडस्ट्री है लेकिन उसके मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक जगह पर मिसाल के तौर के ऊपर कि भाई काम एक ही हो रहा है, एक जूता बन रहा है, शू मैन्युफैक्चरिंग है। अब शू मैन्युफैक्चरिंग में भाई एक इदारा है कि जो उसने जो सिर्फ और सिर्फ पॉलिशिंग करता है, एक इदारा है जो कि स्किन की सफाई करता है, एक इदारा है जो कि सिलाई करता है, स्टिचिंग करता है। अभी मुख्तलिफ इदारे हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज बनी हुई हैं, ठीक है, और अलग अलग लोग इसको चला रहे हैं। लेकिन अगर हम इनको मिला लें और ये मिलकर एक काम करना शुरू कर दें, ठीक है, तो अब ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा वर्टिकल कॉम्बिनेशन। यानी ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और ये अलग अलग काम कर रहे हैं। अब जिस तरीके से एक गाड़ी है, अब गाड़ी के जो पार्ट्स होते हैं ये मुख्तलिफ कारखानों में बन रहे होते हैं। एक कारखाना कोई चीज़ बना रहा है, एक कारखाना कोई चीज़ बना रहा है, और ये कारखाने भी अलग अलग लोगों की मिल्कियत होते हैं, ठीक है। अब कोई सीट्स बना रहा है, कोई बॉडी बना रहा है, कोई इंजन की चीज़ें काम कर रहा है, कोई टायर बना रहा है। अब ये सब अलग अलग लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये मिल जाएं और कहें कि चलो भाई अब हम मिलकर एक ही काम करते हैं, तो ये क्या कहलाएगा? वर्टिकल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो वर्टिकल कॉम्बिनेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं जो कि फिर मिलकर काम करने की ठान लेते हैं, यानी आपस में रिसोर्सेज को शेयर करना शुरू कर देते हैं। वर्टिकल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये इसलिए किया जाता है टू एलिमिनेट द वेस्टफुल एंड अननेसेसरी एक्सपेंसेस। दैट सी बात है कि जब अलग अलग कारखाने चल रहे होते हैं तो उसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना, फिर अननेसेसरी खर्चे हो रहे होते हैं, डुप्लीकेशन हो रही होती है, उनके अकाउंटेंट अलग हैं, इनके अकाउंटेंट अलग हैं, यहाँ पर भी सेम लोग काम कर रहे हैं, वहाँ भी लोग काम कर रहे हैं, तो इससे रिसोर्सेज और अखराजात में इजाफा हो रहा होता है। टू एलिमिनेट मिडिल मैन फंक्शनिंग। अब जब अलग अलग कारखाने होते हैं तो फिर मिडिल मैन आके काम करना शुरू कर देते हैं, जो कारखानों को फिर मिलाकर एक दूसरे की ज़रूरियात को पूरा करवा रहे होते हैं। तो अब अगर ये कारखाने मिल जाएंगे तो मिडिल मैन का खात्मा हो जाएगा, जिसकी वजह से प्राइजेस को कंट्रोल करने में आसानी हो जाएगी। टू सिक्योर इकोनॉमीज इन मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग ट्रांसप्लांट। अब इससे एक और फायदा क्या होगा कि एडवर्टीजमेंट के खर्चे बचेंगे। पहले क्या हो रहा था कि हर फैक्ट्री अपना एडवर्टाइज कर रही थी, एक जो टायर बना रहे हैं वो अपना ऐड चला रहे हैं, इसी तरीके से जो सीट कवर बना रहे हैं वो अपना ऐड चला रहे हैं, ठीक है ना, तो हर कोई अपना अपना ऐड चला रहा है। तो अब अगर ये मिल जाएंगे तो फिर एक कंबाइन ऐड जाएगा, जिससे एडवर्टाइजमेंट के खर्चे भी बच जाएंगे। और इसी तरीके से टू मेंटेन द कंट्रोल ओवर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट। फिर जब सारी चीजें एक ही के हाथ में होंगी तो फिर वो क्वालिटी कंट्रोल भी बआसानी कर सकता है। जिस तरह से अभी हमने दो मेन कॉम्बिनेशन देखे, एक था वर्टिकल और एक था हॉरिजॉन्टल, इसी तरीके से एक और होता है जिसको हम कहते हैं लेटरल लेटरल कॉम्बिनेशन। नाउ ये लेटरल कॉम्बिनेशन क्या है? लेटरल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जिस तरह देखिए नीचे एक एग्जांपल आपको नजर आ रही है कि एक जो है वो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, ये प्रिंटिंग प्रेस है।
और एक जो है वो पेपर मिल है, ठीक है ना। अब प्रिंटिंग प्रेस और पेपर मिल यकीनन दो अलग अलग हैं, लेकिन अगर ये मिल जाए तो ये एक दूसरे से बहुत सारे एडवांटेजेस उठा सकते हैं। अब ये अलग अलग हैं, लेकिन इनका आपस में एक जोड़ भी बनता है, ठीक है। तो ये इस जोड़ का फायदा उठा सकते हैं। यानी अब आप देखिए कि हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि एक है प्रिंटिंग प्रेस, एक है पेपर मिल, जहां कागज बन रहा है और यहां पर प्रिंटिंग हो रही है, ठीक है। ये प्रिंटिंग हो रही है, यहाँ कागज बन रहा है। अच्छा, जब ये दोनों चीजें बन जाती है तो फिर ये बुक पब्लिशिंग हो जाती है, बुक पब्लिशिंग के बाद फिर ये बाइंडिंग हो जाती है। तो अब अगर ये सारे इदारे आपस में मिल जाएं तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा लिटरल कॉम्बिनेशन, और लिटरल के अंदर ये कहलाएगा कन्वर्जेंट, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक होता है डाइवर्जेंट लेटरल इंटेग्रेशन। ये क्या होता है कि अब जिस तरह से एक इदारा है जो कि स्टील के ही काम कर रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, मसलन ये ट्यूब बना रहे हैं, ये वायर बना रहे हैं, ये नेल बना रहे हैं, ये तीनों काम एक ही कर रहे हैं, स्टील इंडस्ट्री से जुड़े हुए। अब ये अगर आपस में मिल जाते हैं तो ये कहलाएगा डाइवर्जेंट लेटरल इंटेग्रेशन, ठीक है। तो यहां पर बेस एक ही है और यहां पर क्या है कि ये बेसिकली जुड़े हुए काम कर रहे हैं, प्रिंटिंग प्रेस और पेपर मिल। तो इसको मजीद तफसील देख लेते हैं। द लेटरल इंटीग्रेशन रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ दोज सम व्हिच मैन्युफैक्चर डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट दो दे आर अलाइंड इन सम वे। यानी ये किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए जरूर होंगे, अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन किसी ना किसी तरीके से ये जुड़े हुए भी होंगे। इट कैन बी ऑफ टू काइंड्स, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखे। तो कन्वर्जेंट में हमने क्या देखा कि यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट काम हो रहा है, यहाँ प्रिंटिंग हो रही है, यहाँ पेपर हो रही है, एक दूसरे से जुड़े हुए काम है। ये पेपर बनेगा, फिर वो फिर उसकी प्रिंटिंग होगी, बुक पब्लिशिंग होगी, बाइंडिंग होगी, एक दूसरे के स्टेजेस हैं ये, और ये मिल जाए, स्टेजेस अगर आपस में मिले तो एक कन्वर्जन लेटरल इंटीग्रेशन होगी। लेकिन अगर काम अलग अलग है अब ये बिल्कुल, लेकिन बेस एक ही है, स्टील मिल है और ये ट्यूब भी बना रहे हैं, वायर भी बना रहे हैं, नेल भी बना रहे हैं, ठीक है। अब ये मिल जाएंगे तो ये कहलाएगा डाइवर्जेंट लेटरल इंटीग्रेशन। द कन्वर्जेंट lateral combination comes into existence when different firms join together to supply goods and services to help the functioning of major undertaking, ठीक है ना। तो यही हमने कहा था कि कन्वर्जेंट में बेसिकली क्या हो रहा है, कन्वर्जन में थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है, ये प्रिंटिंग और पेपर, और ये मिल जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस अ बुक पब्लिशिंग में ज्वाइन विद द अदर यूनिट प्रोड्यूसिंग पेपर। एक बुक पब्लिशिंग का इदारा है जिसने अब अपने आप को ज्वाइन कर लिया है उस इदारे से जो पेपर प्रोड्यूस कर रहा है, डूइंग प्रिंटिंग वर्क, प्रिंटिंग कर रहा है, एंड प्रोवाइडिंग बुक बाइंडिंग सर्विसेज। तो इन सब ने आपस में मिला लिया अपने आप को, तो ये कहलाएगा कन्वर्जेंट, यानी ये एक जगह पर जमा हो गए, एक दूसरे का प्रोसेस थे ये और ये आपस में मिल गए। नेक्स्ट हमारे पास है डायगोनल कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। अब ये डायगोनल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, इसमें बेसिकली डिफरेंट सर्विसेज इदारे होते हैं जो एक दूसरे से मिल जाते हैं। अब देखिए, मेन इदारा है स्टील का इदारा, ये एक एग्जांपल यहाँ नजर आ रही है आपको। एक मेन इदारा है जो कि स्टील का इदारा है, और ये सर्विस के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, लाइक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी होगी सामान के लाने ले जाने के लिए, एक पावर जनरेशन हो रही होगी, ये भी एक सर्विस का है जहाँ पे बिजली पैदा हो रही है, एक है रिपेयर का इदारा। अब ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं और ये सारे डिपार्टमेंट्स को इस इदारे ने अपने पास कंबाइन कर लिया। रीड कर लेते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज कंबाइंस विद अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज है जिसने अपने आप को कंबाइन कर लिया विद ए ट्रांसपोर्ट कंपनी, ठीक है, अ पावर स्टेशन और अ रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्कशॉप, ठीक है। इसने इन सब के साथ एक दूसरे को मिला लिया है एंड मेक्स दीज फैसिलिटीज अवेलेबल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और फिर से क्या क्या कि ये सारी की सारी चीजें जो है ना वो इदारे के अंदर ही अवेलेबल करनी शुरू कर दी हैं, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे डायगोनल इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलर कॉम्बिनेशन। नाउ व्हाट इज सर्कुलर कॉम्बिनेशन? सर्कुलर कॉम्बिनेशन में क्या है, व्हेन फॉर्म्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज, ठीक है ना, ये डिफरेंट इंडस्ट्रीज है एंड प्रोड्यूसिंग ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रोडक्ट, और ये अलग अलग चीजें बना रहे हैं एंड कंबाइंड अंडर द बैनर ऑफ सेंट्रल एजेंसी, और ये आपस में मिल जाते हैं, यानी बिल्कुल ही अलग अलग है, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये मिल जाते हैं आपस में, ठीक है। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखिए कि भाई एक कॉस्मेटिक का इदारा है, एक इलेक्ट्रिकल है, एक इक्विपमेंट बना रहा है, लॉक बना रहा है, ठीक है ना, और ये आपस में मिल गए
और फिर मिलने के बाद क्या है कि इनके दरमियान ना एक सर्कुलर वे बना लिया गया है, यानी ये इदारा, फिर ये यहाँ से ऑफिस आया, ठीक है ना, ऑफिस से इधर आया, यानी अब ये मिलकर सारा काम कर रहे हैं और ये एक दूसरे के साथ सर्किल में है, ठीक है ना। एग्जाम्पल पढ़ ले। फॉर एग्जाम्पल, गोदरेज इज engaged in the manufacturing of cosmetics, electrical goods, office equipment, locks, etc. The object is to secure the benefits of large scale production arising out of cooperation, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया हुआ है कि ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं और ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेसिकली एक ही जगह के ऊपर काम करवा रहे हैं। दिस इज अफेक्टेड टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस ऑपरेशन बाय मेकिंग टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सिलरी सर्विसेज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि हमने जो हमारी जरूरत के मुताबिक दूसरे लोग थे ना, उनको अपने साथ शामिल कर लिया, और इससे क्या होगा कि अब हमें स्मूथ अवेलेबिलिटी हो जाएगी और चीजें जो है ना वो मुनासिब वक्त पर हमें मिल जाया करेंगी, हमें देर नहीं लगेगी और सर्कुलर वे में सारा का सारा काम हो जाएगा एक दूसरे की कॉपरेशन के साथ। तो जो अभी हमने देखा ये थी टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, लेकिन एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, जो कि मुख्तलिफ वक्तों में इदारे आपस में क्रिएट करते हैं, जो कि अब हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। ये है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसमें हमें सबसे पहले जो चीज नजर आ रही है वो बेसिकली आप जरा देखिए कि सबसे पहले हमारे पास एक एसोसिएशन नजर आ रही है, ठीक है, ये पहली फॉर्म है। इसके बाद फेडरेशन और फिर इसके बाद कंसोलिडेशन, ठीक है। ये तीन है फॉर्म्स, ये तीन फॉर्म्स हैं। इसके बाद एसोसिएशन के अंदर अगर हम देखें तो हमें पहला नजर आ रहा है ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इनफॉर्मल एग्रीमेंट। ये एसोसिएशन के अंदर, यानी फॉर्म्स तीन है, एसोसिएशन, फेडरेशन, कंसोलिडेशन। फिर एसोसिएशन के अंदर हम तीन देखेंगे, जो कि होगा ट्रेड एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इनफॉर्मल एग्रीमेंट। फेडरेशन के अंदर फिर तीन है, फॉर्मल एग्रीमेंट, पूल्स एंड कार्टल्स। फिर इसके बाद कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में दो हिस्से हैं, पार्शियल कंसोलिडेशन और कंप्लीट कंसोलिडेशन। पार्शियल के अंदर क्या क्या चीजें हैं, ट्रस्ट, होल्डिंग कंपनीज, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट। जबकि कंप्लीट कंसोलिडेशन में क्या है, मर्जर, एक्विजिशन और एमलगमेशन, ठीक है। तो अब ये मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं और जो कि हालात के मुताबिक इदारे एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं और उनकी वजह से ही ये डिफरेंट शक्लें हमारे सामने आती हैं, ठीक है। अब इन शक्लों को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे ना। सबसे पहले एसोसिएशन से हम शुरू करेंगे। एसोसिएशन के अंदर हम पहली चीज पढ़ेंगे ट्रेड एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन कहते हैं मिलाप को, मिल जाना, ठीक है। ओके, बिजनेस यूनिट्स कंबाइन टू अटेन सम पर्पसेस विदाउट सरेंडरिंग देयर ऑटोनॉमी। अब ये खास बात है, ठीक है, कि बिजनेस यूनिट्स हैं जो कि मिल गए हैं, बिजनेस यूनिट्स कंबाइन, और कुछ खास पर्पस है जो कि हासिल करना है, लेकिन विदाउट सरेंडरिंग, बगैर छोड़े हुए देयर इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब अपनी आजादी, यानी अपने अपने तौर पर सब आजाद है, ये कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन ये आजाद है, इनकी ओनरशिप जिनके पास है उनके पास ही रहेगी, लेकिन फिर भी ये मिल गए हैं और मिलने से क्या होगा, कोई खास मकसद ये हासिल करेंगे ये, ठीक है ना। इसकी पहली मिसाल क्या है, ट्रेड एसोसिएशन। Under trade association, business units engaged in a particular trade generally came together. ट्रेड एसोसिएशन में क्या होगा कि जो मुख्तलिफ बिजनेस यूनिट्स हैं और पर्टिकुलर ट्रेड, लेकिन वो एक ही किस्म की ट्रेड कर रहे हैं, कम टुगेदर एंड डिस्कस मैटर ऑफ फॉर द प्रमोशन ऑफ देयर इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंटरेस्ट। एक ही जैसे मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि अब मिल गए हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन ये एक दूसरे की कोई चीज शेयर नहीं कर रहे हैं, ना एक दूसरे के प्रॉफिट में शेयर कर रहे हैं, ना एक दूसरे के फैसलों में शेयर कर रहे हैं। इदारे पहले की तरह आज़ाद हैं, लेकिन अब ये मिलजुल कर काम करेंगे। मिसाल के तौर के ऊपर कि मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, अब कराची के बहुत सारे स्कूल्स हैं, अब ये अपनी एक एसोसिएशन बना लें। अब वो एसोसिएशन बनने का मतलब ये नहीं है कि जो एसोसिएशन बन गई है वो अब एक दूसरे के रिसोर्सेज इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। रिसोर्सेज कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, सब अपना अपना काम करते रहेंगे, लेकिन फैसले जो होंगे वो एक जगह पर होना शुरू हो जाएंगे। दे आर जनरली फॉर्म ऑन टेरिटरी बेसिस, यानी ये इलाके की बुनियाद के ऊपर होते हैं। Such association is organized on a non-profit basis and essentially educational। ये ज्यादातर जो तालीमी इदारे होते हैं या नॉन प्रॉफिट इदारे होते हैं वहां ये बनाई जाती है।
इसके अलावा समटाइम एसोसिएशन मे मेक रिप्रेजेंटेशन टू द गवर्नमेंट टू सेफगार्ड इंटरेस्ट, और फिर ये एसोसिएशन जो है ना, ये फिर गवर्नमेंट से बातचीत भी करती है ताकि अपने अपने जो दिलचस्पियां हैं, जो अपने अपने मामला हैं, उनको गवर्नमेंट तक पहुंचा सके और गवर्नमेंट से अपने मामला को मनवा भी सके। सेकंड है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नाउ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नाम से जाहिर है, द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इज वॉलंटरी एसोसिएशन, पहली बात कि ये रजाकाराना है, ऑफ पर्संस कनेक्टेड विद द कॉमर्स, वो लोग के जो कि तिजारत से, लेन देन से, इंडस्ट्री से वाबस्ता है, ये लोग मिलकर एक एसोसिएशन बना लेते हैं, इसको चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहते हैं। These are formed with the object of promoting and protecting the interest of the business. इनका मकसद क्या है? कारोबार को बढ़ाया जाए और कारोबार के मामलात को सिक्योर किया जाए। एंड बिजनेस कम्युनिटीज इन द रीजन, कंट्री और इवन इन द वर्ल्ड एज ए होल। और इनका एक दायरा होता है, ये दायरा एक रीजन हो सकता है, चंद शहर हो सकते हैं, चंद मुल्क हो सकते हैं, पूरी दुनिया भी हो सकती है, ठीक है। इनका काम क्या है? Their function include promoting, supporting and opposing legislative or other measures affecting the trade interest। इनका काम क्या है कि जो लोग मिल गए हैं उनको प्रमोट किया जाए, उनको सपोर्ट किया जाए और ऐसे कवानीन ना बनने दिए जाएं जो कि मेंबर्स के खिलाफ जा रहे हो। द कलेक्शन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कंसर्निंग ट्रेड एंड कॉमर्स, इसके अलावा तमाम मालूमात इकट्ठी करना जो कि मेंबर्स के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। दे ऑल्सो अंडरटेक द फंक्शंस ऑफ रेफरिंग डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ ट्रेड। इनका एक और बहुत अहम किरदार होता है और वो ये होता है कि अगर आपस के कोई झगड़े हो रहे हैं, कोई डिस्प्यूट हो रहा है, तो ये उनको भी सेटल करते हैं। तीसरी एसोसिएशन है जिसको हम कहते हैं इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स। इनफॉर्मल एग्रीमेंट्स इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस अमंग मेंबर्स रिगार्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ आउटपुट, फिक्सेशन ऑफ प्राइसेस। यानी इनका काम क्या है कि ये मेंबर्स के जो हैं मुख्तलिफ मामलात ये आपस में तय कराते हैं। मिसाल के तौर पे प्राइजेस का तय करना या आउटपुट के ऊपर किसी किस्म की कोई पाबंदियां लगाना, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेफर्ड टू एज द जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, ठीक है। इट इज ओनली द मॉरल ड्यूटी ऑफ द बिजनेस यूनिट टू कीपिंग द प्रॉमिस। और इसके अंदर जो आपस में मामला तय होते हैं वो जरूरी नहीं है कि हर कोई मान ले तो ये अच्छी बात है, ये उनकी मॉरल ड्यूटी है कि जो भी चीजें तय हो रही हैं इनफॉर्मल एग्रीमेंट में तो वो उसके ऊपर अमल भी कर ले, ठीक है ना। मिसाल के तौर के ऊपर भाई किसी मार्केट के अंदर कुछ कारोबारी लोग हैं और मुख्तलिफ कारोबार कर रहे हैं और फिर ये आपस में तय कर लेते हैं कि हम फला फला काम मिलकर ही किया करेंगे। अब इसमें कोई खास फॉर्मल मामला नहीं है लेकिन फिर भी ये इनके दरमियान हो गया है, तो अब ये तमाम लोगों की जिम्मेदारी है कि वो जो भी अब फैसले हों उन पर अमल करें। तो ये हमने देखा एसोसिएशन को ना। एसोसिएशन के बाद अब हमारे पास है फेडरेशन। नाउ फेडरेशन क्या है? Federation forms of combination aims to rendering benefit to member unit for a certain specific purpose under an agreement. अगेन इसका भी यही काम है कि मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाया जाए, एक एग्रीमेंट होगा इनके दरमियान। ऑफ सच फेडरेशन पूल्स एंड कार्टेल्स आर मोस्ट नोटेबल। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है? पूल्स और कार्टेल्स। सबसे पहले बात करते हैं पूल्स की। इट मीन्स दैट द मेंबर्स ऑफ द पूलिंग एग्रीमेंट, जो उस पूल का मतलब एक ग्रुप समझ लीजिए कि जो उस पूल के मेंबर हैं join together to regulate the demand or supply of the product without surrendering their separate interests। ये बिल्कुल अलग अलग काम करेंगे लेकिन ज्वाइंट एग्रीमेंट होंगे इनके दरमियान और ये डिमांड और सप्लाई को आपस में मिलकर तय करेंगे। दे एग्रीमेंट may relate to the regulation of output, reallocation of output, redistribution of income। इनके दरमियान जो मामला तय हो रहे हैं, जो मुआहिदा हो रहा है, उसमें आउटपुट को रेगुलेट करना कि भाई मार्केट में आउटपुट कितनी देनी है, रीएलोकेशन, ठीक है ना, कि दोबारा से इस मामले को देखना कि भाई किस तरह से आउटपुट को रखना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आमदनी की तकसीम किस तरीके से करनी है। इंडस्ट्रियल पूल एज ए फॉर्म ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंडस्ट्रियल पूल एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शक्ल है, एस्टैब्लिश थ्रू ए फेडरेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स whose member seeks a degree of control over prices by combining some factors in the price making process in common aggregate and appropriating that aggregate among the members। ठीक है, तो ये पूल जो है ये मुख्तलिफ इदारे होंगे जो कि आपस में मिल जाएंगे और इनका बुनियादी मकसद ये होगा कि कुछ एग्रीमेंट जो हो उनकी पासदारी करवाई जाए और इसके अंदर जो खास होगा वो यकीनन आउटपुट की
रेगुलेशंस होगी, रीएलोकेशन होगी, आमदनी की तकसीम होगी, और इसी तरीके से कुछ और चीजें होंगी जो कि ये एक दूसरे पर इम्पोज करेंगे ताकि सब उसका बेनिफिट उठा सकें। फेडरेशन में जो दूसरी चीज है वो है कार्टेल। अ पूल हैविंग अ कॉमन सेल्स एजेंसी इज नोन एज कार्टेल। ठीक है ना। अब ये कार्टेल क्या है, और ये एक सेल्स एजेंसी समझ लीजिए कि जो पूल बना है ये उन लोगों की बेसिकली एक एजेंसी है, ये उनके एजेंट के तौर पे काम करेगा। इट इज दस एन आउटपुट एंड प्रॉफिट पूल। द ऑब्जेक्ट ऑफ द कार्टेल इज टू एलिमिनेट कंपटीशन बाय फॉर्मिंग अ फेडरेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट क्या है इसका, टू एलिमिनेट कंपटीशन, ताकि मुकाबले की फजा को खत्म कर दिया जाए, बाय फॉर्मिंग अ फेडरेशन ऑफ प्रोड्यूसर, और जो प्रोड्यूसर्स हैं उन सबको मिला दिया जाए, उनकी फेडरेशन बना दी जाए। दैट पूल द आउटपुट फिक्सेस द प्राइस। इससे क्या होगा कि वो आउटपुट को आपस में मिला लेंगे, प्राइस को फिक्स करेंगे और सेल्स द प्रोडक्ट, और फिर मिलकर चीजें बेचेंगे। द प्रॉफिट रीप्ड बाय कार्टेल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द मेंबर्स यूनिट्स ऑन ए प्रीडिटरमाइंड बेसिस, और फिर आपस में प्रॉफिट को बांट लेंगे। इसके बाद हमारे पास है कंसोलिडेशन। नाउ कंसोलिडेशन में क्या होगा, ये एक और कॉम्बिनेशन की शक्ल है, और दिस फॉर्म इन्वॉल्व्स द हाईएस्ट डिग्री ऑफ इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होगी, जो मिलाप होगा, वो हाईएस्ट लेवल का होगा। इसमें पहली चीज जो हमें नजर आ रही है वो है पार्शियल कंसोलिडेशन। इसको हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे, एक पार्शियल कंसोलिडेशन है और एक कंप्लीट कंसोलिडेशन है। पार्शियल कंसोलिडेशन में जो पहली चीज है वो है ट्रस्ट। तो ट्रस्ट को हम पढ़ते हैं। ट्रस्ट may be defined as the form of business organization through temporary consolidation in which shareholders of the constituent, shareholder यानी मालिकान, constituent यानी जो मिलकर ट्रस्ट बना रहे हैं, उनको बोलेंगे constituent organizations। ट्रस्ट नाम रखा गया है कॉम्बिनेशन का, कई इदारे हैं जो कि आपस में मिल गए, और मिलने के बाद जो रखा गया है नाम वो क्या है, ट्रस्ट। अभी ट्रस्ट में क्या होगा कि जो इदारे मिले हैं उनके जो शेयर होल्डर्स हैं, अंडर अ ट्रस्ट एग्रीमेंट ट्रांसफर अ कंट्रोलिंग अमाउंट ऑफ देयर स्टॉक टू बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। इदारे आपस में मिल गए और मिलने के बाद इन्होंने एक बोर्ड बनाया है जिसको कहते हैं बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को बनाने के बाद इन्होंने बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को एक कंट्रोल भी दे दिया है कि वो अब इदारों के लिए अहकामात जारी करेंगे। ठीक है। और वहां से इनको अब मिल गया एक ट्रस्टेड सर्टिफिकेट। ठीक है। अब ये जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टी है ये बेसिकली अब इंतजामात को संभालेगा इदारों के। These trust certificates show their equitable interest in the income of combination। ठीक है। नाउ अब ये किस तरीके से करेंगे, ट्रस्टीज अंडर द ट्रस्ट मैनेज द अफेयर ऑफ द मेंबर, और इस ट्रस्ट के तहत जो ट्रस्टीज होंगे ये तमाम मेंबर्स के मामलात को देखेंगे, इसमें दिलचस्पी लेंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ द रियल ओनर, और रियल ओनर के मुताबिक, रियल ओनर की ख्वाहिश के मुताबिक करेंगे। हु आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड बेस्ड ऑन द ट्रस्ट सर्टिफिकेट हेल्ड बाय देम, और उनको फिर इसका डिविडेंड मिलेगा उसके मुताबिक जो ट्रस्ट सर्टिफिकेट इनके हाथों में है। बिल्कुल इसी तरीके से एक और चीज होगी जिसको कहेंगे होल्डिंग कंपनीज। ये होल्डिंग कंपनीज क्या होती हैं? A holding company is a form of a business organization that is created to combine industrial unit by owning a controlling amount of their share capital। अच्छा, अब होगा क्या कि मुख्तलिफ इदारे हैं जो कि काम कर रहे हैं, और इन इदारों का एक जो कंट्रोलिंग अमाउंट होगा, कंट्रोलिंग शेयर होगा, वो एक कंपनी बना दी जाएगी और उसका नाम दिया जाएगा होल्डिंग कंपनी का। ये जो होल्डिंग कंपनी होगी ये फिर बाकी इदारों को संभालेगी, और ये जो इदारे हैं ये कहलाएंगे सब्सिडियरीज, सब्सिडियरी कंपनीज कहलाएंगी। ठीक है। यानी अहकामात आएंगे होल्डिंग कंपनीज से और इनको संभाला जा रहा होगा सब्सिडियरीज के अंदर। कंट्रोल्ड कंपनीज आर रेफर टू एज सब्सिडियरी कंपनीज। दीज सब्सिडियरीज आर इंडिपेंडेंट एंड फंक्शन इन देयर ओन नेम। ये सारी सब्सिडियरी कंपनीज जो होंगी जो होल्डिंग कंपनी के कहने पर चल रही होंगी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट होंगी और अपना काम और अपना नाम अलहदा रखेंगे, बट दे आर इफेक्टिवली मैनेज बाय द होल्डिंग कंपनी, लेकिन इनको संभाल होल्डिंग कंपनी रही होगी।
पार्शियल कंसोलिडेशन में जो हमारे पास लास्ट है वो क्या है, कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, ये भी इसी किस्म की चीज है। A community of interest may be defined as a form of business organization in which without any formal central administration, कोई सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। उन पूल में ट्रस्ट में क्या था, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन थी। द बिजनेस पॉलिसी ऑफ सेवरल कंपनीज इज कंट्रोल्ड बाय अ ग्रुप ऑफ कॉमन स्टॉक होल्डर्स और डायरेक्टर्स, ठीक है। एक ग्रुप बना दिया जाएगा जो कि डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, और जो कि संभाल लेगा कंपनीज की पॉलिसीज को। Thus, the administration of different companies is possible either through managerial integration, और इसमें क्या होगा कि इसमें मैनेजरियल इंटेग्रेशन होगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इंटेग्रेशन या फाइनेंशियल इंटेग्रेशन। इंटेग्रेशन मतलब मिला देना, यानी इनके जो मैनेजमेंट है उसको मिला देना, या एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट को मिला देना, या फाइनेंस के डिपार्टमेंट को मिला देना, ठीक है। तो इनको मिलाकर एक बना दिया जाएगा जो कि फिर डायरेक्टर्स होंगे और जो कि बाकी इदारों की इंटरेस्ट को संभालेंगे। इसमें जो आखिरी चीज हम देखेंगे वो क्या है, कंप्लीट कंसोलिडेशन, यानी मुकम्मल कंसोलिडेशन। के मुकम्मल कंसोलिडेशन से मुराद क्या है, कंबाइनिंग यूनिट्स लूज देयर एंटिटी, यानी अब जो इदारे हैं वो अपनी शनाख्त खो देंगे। अभी तक हमने जो कुछ पढ़ा था, ट्रस्ट, पूल, इनमें इदारे अपनी शनाख्त रखे हुए थे, अपने अपने नामों से काम कर रहे थे और एक सेंट्रल इदारा बन रहा था जो कि उनको संभाल रहा था, कभी ट्रस्ट के नाम पर और कभी पूल के नाम पर। लेकिन अब क्या है, कंप्लीट कंसोलिडेशन में क्या होगा कि इदारे मुकम्मल तौर से अपनी एंटिटी को खो देंगे, एंटिटी खत्म हो जाएगी इनकी, ठीक है ना। इट इज डिफाइंड एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज established by outright purchase, यानी मुकम्मल तौर से खरीद लिया जाएगा। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन मिल रही है ना उनकी पूरी प्रॉपर्टी खरीद ली जाएगी। एंड मर्जिंग ऑफ सच प्रॉपर्टीज इनटू सिंगल बिजनेस यूनिट, और उनको मर्ज करके एक बिजनेस बना दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मर्जर, मर्जर टेक्स प्लेस व्हेन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन मर्ज। मर्जर कब होगा, जब एक से ज्यादा जो इदारे होंगे वो आपस में मिल जाएंगे। एंड देयर ऑपरेशंस आर एब्सॉर्ब बाय न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी दो तीन इदारे हैं जो कि अब आपस में एब्सॉर्ब हो गए हैं, मिल गए हैं, और एक नया इदारा बना दिया जाएगा जो कि अब इन सबको संभाल लेगा, और जो इदारे थे पहले से वो अब खत्म हो जाएंगे। इसकी छोटी सी मिसाल भी हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर एक इदारा था ए, दूसरा इदारा था बी, तीसरा इदारा था सी। अब ये आपस में मिल गए और मिलने के बाद एक नया इदारा वजूद में आया है जिसको हमने नाम रख दिया है मसलन जेड। अब ये जो जेड इदारा है ये बेसिकली एबीसी को अब संभाल लेगा और सारे काम करेगा यहाँ पर, ठीक है। और जो एबीसी हैं वो अब अपना नाम खो देंगे, अब उनका नाम कहीं मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब मुकम्मल तौर से खरीद लेना। एक्विजिशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग अ कंपनी, एक इदारा खरीद लेना, एट अ प्राइस कॉल्ड द एक्विजिशन प्राइस और एक्विजिशन प्रीमियम। यानी यहां पर क्या होगा कि जो एक कीमत रखी जाएगी और उस कीमत के ऊपर वो इदारा खरीद लिया जाएगा। ये जो खरीदारी होगी इसमें कैश भी दिया जा सकता है और शेयर्स भी दिए जा सकते हैं। ये सिंपल खरीदारी हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद है हमारे पास एमलगमेशन ना। एमलगमेशन में क्या होगा, एमलगमेशन इज एन एग्रीमेंट where two or more companies consolidate their business to form a new firm and become a subsidiary of any one of the companies। यानी अब क्या होगा कि दो इदारे आपस में मिल जाएंगे और मिलने के बाद एक नया इदारा बेसिकली वजूद में आ जाएगा, और वो जो नया इदारा आएगा तो बाकी जो इदारे होंगे वो सब्सिडियरी इदारे होंगे, और लेकिन जो नया इदारा वजूद में आया है वो बेसिकली अब इसको संभाल लेगा।